हेलो गाइस, हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस को शुरू करने से पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मैट्रिक्सेस। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ तो भैया मैट्रिक्सेस क्या करती है, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देती है। अगर तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल भैया हमने करा भी था क्लास 12 के अंदर, हमने 3 मेथड सीखे थे क्लास 10th के अंदर। भैया पहले मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे मेथड का नाम था आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरे मेथड का नाम था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आपने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ पर जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होते थे। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक रमेश है, रमेश शॉप पे जाता है और वहाँ से 2 बैट और 3 बॉल खरीदता है और दुकानदार को टोटल मिला के 1400 रुपीज़ देता है। क्लियर है? अब रमेश उसी तरीके से सुरेश जाता है दूसरी दुकान पे, सुरेश जाता है और वो अब 1 बैट और 4 बॉल खरीदता है और वो दुकानदार को 1000 रुपये देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राइस ऑफ बैट बताओ, बैट का प्राइस क्या रहा होगा और बॉल का प्राइस क्या रहा होगा, तो हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो भैया हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे, बैट के प्राइस को x मान लेते थे, और बॉल के प्राइस को हम क्या मान लेते थे, y मान लेते थे। क्लियर? तो हम इक्वेशन क्या बनती थी, ध्यान दीजिए, अगर एक बैट का प्राइस x है तो 2 बैट का प्राइस क्या होगा भैया, 2x हो जाएगा, प्लस एक बॉल का प्राइस अगर y है तो 3 बॉल का प्राइस क्या होगा, 3y, और टोटल कितने रुपीज़ देता, 1400 रुपीज़ दे रहा था, और इसको हम क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर 1। क्लियरली अगर मैं सुरेश की बात करूँ तो वही बैट का प्राइस क्या x है, उसने एक बैट खरीदा तो क्या होगा 1x, बॉल कितनी खरीदी है 4, तो क्या होगा 4y, और इज इक्वल टू कितना आ जाता था 1000। इसको सॉल्व करने के लिए हम कितने मेथड यूज़ कर सकते थे भैया, मेनली हम यहाँ पर 3, और अगर मैं देखूँ पूरी बात करूँ तो यहाँ पर आपके 4 मेथड आप इस्तेमाल कर सकते थे। पहले मेथड का नाम क्या था भैया, आपका ग्राफिकल मेथड। आप क्या करते थे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे और जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो जाया करती थी उस पॉइंट को हम x और y की वैल्यू कह दिया करते थे। ठीक है, पहला मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड आपका था भैया जिसको हम कहते थे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरे मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ मेथड का नाम था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिनके हिंदी में उनको पता होगा, इस मेथड को ग्राफीय विधि कहते थे, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते थे, और इसको भैया विलोपन विधि, और इसको आपकी ब्रज गुणन विधि के नाम से जाना जाता था। लेकिन भैया हम मैट्रिक्स में इन सब चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है भैया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल दे रखे थे, यानी मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर 2 आइटम्स दे रखे थे। अगर मैं यहाँ पर 3 आइटम्स दे दूँ, बैट, बॉल, और साथ के साथ में जोड़ देता हूँ पैड। आप पता होगा पैड क्या होता है आपको, पैड। ठीक है, पैड भी खरीदता है वो। ठीक है, तो वहां पर 3 आइटम्स आ गए, यहाँ पर भी वो पैड खरीदता है, यहाँ पर 3 आइटम्स हो गए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 2x + 3y, और z भी एक नया वेरिएबल आ जाता, z आ जाता। तो वहां पर हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते, उसी के लिए हम मैट्रिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या करेगा, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देगा, वो अपने तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन को करेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एक बार आप बुक में देख लीजिएगा भैया, इंट्रोडक्शन। अगर मैट्रिक्स की बात करूं मैं तो भैया मैट्रिक्स क्या करता है, वो एक तरीके की मैथमेटिक्स की ब्रांच है, और यहाँ पर हम कुछ चीजें पढ़ने वाले। हम क्या करेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स की, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं भैया क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। भैया हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी डाटा हमें मिलने वाला है उसको हम रेक्टेंगुलरली अरेंज करने वाले हैं, यानी कि हम उस डाटा को रेक्टेंगुलरली अरेंज करके उसको सॉल्व करने की सोचेंगे। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 4x प्लस में 3y प्लस में 9z इज इक्वल टू 12, 3x प्लस में 2y प्लस में 4z इज इक्वल टू 16, 9x प्लस में 4y प्लस में 8z इज इक्वल टू 20। क्लियर है? तो यहाँ पर आपकी 3 इक्वेशन आ गई हैं, 3 इक्वेशन आपकी आ गई हैं आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे भैया, इस इक्वेशन से एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स यानी ए बना लिया मैंने। ए किस तरीके से लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर क्या है 4 3 9, तो 4 3 9, 3 2 4, 3 2 4, 9 4
और 8। मैंने क्या करा, जो भी हमें डिटेल दे रखी थी उन डिटेल को मैंने क्या कर लिया भैया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। और इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है भैया, मैट्रिक्स कहलाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक कि मैट्रिक्स क्या होती है भैया। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमें डिटेल्स होंगी या फिर जो डाटा होगा उनको हम क्या कर देंगे भैया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे और इसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर पॉइंट। अच्छा भैया, इसके साथ एक और चीज हमें पढ़नी है। क्या भैया, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए भैया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल को हम बोलते हैं कॉलम। तो अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में कितनी रो हैं, तो आपका आंसर होगा भैया रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। तो रो टोटल मिलाकर कितनी है भैया, रो आपकी 3 है। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम पूछूं तो क्या बोलोगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो टोटल मिलाकर आपके कॉलम कितने हो जाएंगे भैया, कॉलम आपके 3 हो जाएंगे। यानी कि रो और कॉलम आपके क्या भैया, 3 × 3 हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो यहां पर आपके रो और कॉलम कितने हो गए भैया, 3 और 3 हो गए। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अच्छा भैया, तो इसी को हम ऑर्डर भी कहते हैं। ऑर्डर क्या होता है बताता हूं अगर मैं आपसे। ऑर्डर होता है भैया नंबर ऑफ रो कितनी और नंबर ऑफ कॉलम कितने। तो बताइएगा नंबर ऑफ रो कितनी है भैया, 3 और कॉलम कितने भैया, मल्टीप्लाई में 3। यानी कि भैया ऑर्डर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर लिखोगे। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई में कॉलम। अगर आप रो और मल्टीप्लाई कॉलम कर देते हो यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 × 3। इसका ये ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमें पता होना चाहिए कि भैया यहां पर एक और चीज है। क्या कि भैया यहां पर रो को लिखा जाता है, रो को डिनोट करा जाता है M से और कॉलम को डिनोट करा जाता है आपका N से। क्लियर है। अगर आपसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2 3 4 2 5 1। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा नंबर ऑफ रो कितनी है। तो देखिए एक बार भैया, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। तो टोटल रो कितनी है आपकी भैया, रो आपकी टोटल है आपकी 3। कॉलम कितने भैया, कॉलम नंबर 1 C1, कॉलम नंबर 2, कॉलम आपके 2 है। तो आपके कॉलम कितने हैं भैया, कॉलम आपके हैं 2। और ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, M × N। M बोलूं तो क्या होता है भैया, M होता है रो और N क्या होता है भैया, कॉलम। तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है आपका 2। तो आपका ऑर्डर होगा 3 × 2। क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछने को आता है तो ऑर्डर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं। एग्जांपल है 3 2 5 4 3 9 6 5 3 2 5 2। तो आप लोग बताइए कि ऑर्डर क्या रहने वाला है इसका, बताइए। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो भैया रो यहां पर कितनी है, 1, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4। और ऑर्डर का भी आपको हमने फॉर्मूला बताया। ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, M × N। यानी भैया रो कितनी है, रो आपकी 3 है, 1 2 3 और कॉलम कितने 1 2 3 4। तो आपके ये आपके ऑर्डर निकल कर आ गए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, भैया नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आपके हैं। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है भैया नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। रो कितने आपके 3, कॉलम कितने 4, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 12। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर पॉइंट है यहां तक। अच्छा, तो हमने 2 चीजें पढ़ी यहां पर। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि मैट्रिक्स होती क्या है भैया। मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगी भैया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा यानी कि हम डाटा को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, आपका मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर पॉइंट। दूसरी बात हमने यहां पर क्या पढ़ी भैया, दूसरी बात हमने यहां पर यह पढ़ी कि भैया ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर यानी ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम। और नंबर ऑफ रोज को हम यहां पर एनसीईआरटी ने किस चीज से डिनोट करा है भैया, M से। और नंबर ऑफ कॉलम को एनसीईआरटी ने किससे डिनोट करा है भैया, N से। अगर आपसे ऑर्डर कोई पूछे तो आप उसको नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम करके दिखा देना।
तीसरी चीज हमने यहां पर क्या पढ़ी भैया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सॉरी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भैया टाइप्स ऑफ अच्छा इसके साथ एक और चीज पढ़नी है हमें। क्या पढ़ना है जरा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं भैया, इसको पहली चीज को हम A11 कहते हैं। A11 क्या होता है जब पढ़ के बताते हैं भैया। इसका मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है और पहले कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट को हम A1 कहते हैं, A11 कहते हैं। इसी तरीके से A12 का मतलब क्या है भैया, रो हमेशा आगे रखी जाती है, आप यहां से भी पता लगा सकते हो। तो भैया पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरे कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, A12 बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। ऐसी A13 क्या होता है भैया, पहली रो और तीसरे कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, A13 कहते हैं। क्लियर पॉइंट। इसी तरीके से A21 का मतलब क्या है भैया, A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसको क्या बोलेंगे, A21 बोलेंगे। इसी तरीके से A22 इसका मतलब क्या हो गया भैया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है। इसी तरीके से A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से A31 यानी कि भैया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो ऑन। इसी के अलावा आगे भी ऐसे चलते जा सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक। यानी भैया हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख कैसे सकते हैं, इसको हम A11 कहते हैं। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछूं तो इसके अंदर आपका A11 क्या था, A11 आपका था 3, A12 क्या था भैया 2 था, A13 क्या था भैया, A13 आपका 5 था, A14 क्या था भैया 4 था। इसी तरीके से A21 क्या था, A22 क्या था, A23 क्या था, A24 क्या था। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक। कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है। चलिए अब हम एक एक एग्जांपल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 1, जो बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, एक बार देख लीजिएगा बुक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। एग्जाम्पल नंबर तो आप लोग कर ही सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको सिंपली क्या दे रखा है भैया, आपको मैन वर्कर्स दे रखे हैं। मैं आपको पढ़वा देता हूं, अगर आपको दिख जाए तो बढ़िया, वरना आपके लोगों के पास एनसीईआरटी बुक रही होगी। ठीक है, अगर मैं कोशिश करता हूं कि आपको पढ़वा देता हूं। यहां पर क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ मैंस एंड नंबर ऑफ वुमेन्स। 3 फैक्टरीज के हमें नंबर ऑफ मैंस और नंबर ऑफ वुमेन दे रखी है। आपको 30, 25, 31, 26 और 27 क्वेश्चन कह रहे हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे लिखते हैं भैया, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सिंपल सा जैसे बता देता हूं आपको। मैन दे रखे हैं आपको 30, 25, 27। इसी तरीके से आपको वुमेन दे रखी है 25, 31, 26। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाता हूं तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी भैया, मैट्रिक्स बनेगी 30, 25, 25, 31, 27, 26। क्लियर है पॉइंट। अच्छा कोई मुझसे पूछे कि इसका नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो भैया हम बता देंगे कि रो कितनी है भैया, रो 1, रो 2, रो 3। कॉलम कितने, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या रहने वाला है, ऑर्डर रहने वाला है भैया, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रो यानी कि मल्टीप्लाई में m मल्टीप्लाई में एन। m किसको डिनोट करता है भैया, रो को डिनोट करता है। n किसको डिनोट करता है भैया, कॉलम को डिनोट करता है। तो रो कितने बता दो जल्दी से, 1, 2, 3। तो 3 रो हो गई आपकी और कॉलम कितने हो गए, 2। तो इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, 3 into 2। क्लियर है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है भैया आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको मैट्रिक्स बनानी है। अच्छा मैट्रिक्स कैसे बनानी बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कहता है कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है भैया, कंस्ट्रक्ट करनी है। कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 3 into 2 की, यानी कि आपको 3 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है। और आपको कुछ गिवन है। आपको क्या गिवन है जब बता देता हूं भैया मैं, आपको गिवन है AIJ। भैया आई क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखने का तरीका होता है। इसको हम रो कहते हैं, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। मॉडुलस का आप लोगों को पता होगा, I माइनस में 3J। भैया मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है भैया अगर इसको सॉल्व करने के बाद
अगर नेगेटिव आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कौन सी मैट्रिक्स बनानी है भैया, आपको ऑर्डर उसका होना चाहिए 3×2, यानी इसका मतलब क्या है भैया, उसके अंदर रो कितनी होनी चाहिए, रो उसके अंदर 3 होनी चाहिए, और कॉलम कितने होने चाहिए भैया, उसके अंदर ओनली 2 कॉलम्स होने चाहिए। यानी भैया उसके अंदर रो तो 3 होनी चाहिए, पर कॉलम कितने होने चाहिए भैया, कॉलम आपके कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम बताओ कैसे बनाएगी मैट्रिक्स, देख लेते हैं एक बार। भैया रो 3 होनी चाहिए, यानी कि A11 वाली रो होगी एक, तो एक 21 वाली रो होगी, और एक 31 वाली रो होगी। 3 रो बना रहे हैं हम। कॉलम कितने हैं भैया, 2 रखने, तो A11 A12, बस रुक जाओ क्योंकि कॉलम 1 और 2 ही रखने आपको। क्लियर है। इसे A22 A32, बात समझ में यहां तक। क्या कहा मैंने कहा कि मुझे रो 3 रखनी है, तो 1 2 3 रो हो गए। कॉलम कितने, 1 2, कॉलम 2 ही रखने, तो मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अब मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है, तो A11 की वैल्यू कैसे निकलेगी देख लेते हैं भैया। Aij हमें गिवन था, क्या गिवन था, 1/2 मॉडुलस में i माइनस में 3j, यही गिवन था हमें। अच्छा तो हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो हम क्या करें, i की जगह 1 और j की जगह भी 1, तो यहां पर 1/2 मॉडुलस में i की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है। तो A111 क्या आ जाएगा आपका, 1/2। भैया अंदर सॉल्व करोगे 1 माइनस में 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो A11 आपका आ जाएगा भैया, ये 1/2 है, और मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 1 में से 3 का माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन हम मॉडुलस में माइनस तो लिख ही नहीं सकते, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। तो A11 की वैल्यू आपकी आ गई 1। क्लियर है पॉइंट यहां तक। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो A12 की वैल्यू क्या है, A12 की देखते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, Aij कितना दे रखा था, 1/2 i माइनस में 3j, यही दे रखा था। हम क्या करने वाले, अब हमें 1 2 निकालना, तो A12, तो 1/2 का 2, i की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, j की जगह क्या पुट करेंगे 3×2। क्लियर है। तो A12 आपका आ जाएगा 1/2 1 माइनस का 6, तो A12 आपका आ गया 1/2। भैया आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 5 आएगा। क्यों प्लस का 5 आएगा, 1 में से 6 का -5 आया, लेकिन मॉडुलस है इसलिए प्लस का हो जाएगा। तो A12 आपका आ गया 5/2। क्लियर है पॉइंट यहां तक। अच्छा अभी हमारा A11 निकल गया, A12 निकल गया, अभी A21 बाकी है, A22 बाकी है, A31 बाकी है, A32 बाकी है। वैसे मुझे पता है आप लोग निकाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन पूरा करके दिखा देता हूं एक बार। इसी तरीके से हमें A21 निकालना है, तो A21 निकालना है हमें, A21। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या था, 1/2 i माइनस 3j क्वेश्चन था, और अब हमें क्या निकालना है, A21। तो हम क्या करेंगे, i की जगह भैया 2 और j की जगह आपका 1, तो 1/2 हो गया। i की जगह क्या करेंगे 2 माइनस में 3×1 दिस वन, तो A21 कितना आ गया, 1/2 हो जाएगा भैया ये 2 माइनस 3। अच्छा तो A21 भैया क्या होगा, 2 में से 3 माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन मॉडुलस है तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और 1/2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, 1/2 ही आने वाला है। तो A21 हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके से Aij इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/2 i माइनस में 3j, और अब मुझे क्या निकालना है भैया, अब मुझे निकालना है A22। तो मैं क्या करूंगा 1/2 i की जगह 2, 3×2, तो A22 क्या आएगा 1/2 2 माइनस 6, तो A22 आपका आ गया 1/2, और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा भैया, आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 2 में से 6 का माइनस का 4 आएगा, लेकिन कट के प्लस का हो जाएगा। तो A22 आपका आ गया भैया 2। क्लियर है पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है भैया, अब हमें निकालना है A31। ध्यान से देखिएगा एक बार, हमें ये चाहिए थे, A11 निकल गया, A12 निकल गया, A21 निकल गया, A22 निकल गया, A31 चाहिए और A32 चाहिए, बस यही हमें चाहिए। तो अब A31 निकाल लेते हैं। वैसे Aij हमें क्या दे रखा है, Aij हमें दे रखा है 1/2 i माइनस 3j। अब हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है, 1/2 i की जगह क्या रखेंगे 3, 2× में 1, तो A31 आपका आ गया 1/2 3 माइनस का 2, तो A31 आपका आ गया 1/2। भैया 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, A32 निकालना है। तो क्या करेंगे भैया 1/2 i की जगह क्या रख देंगे भैया 3 माइनस
जे की अगर रखेंगे 3 मल्टीप्लाई में 2, क्लियर है यहां तक। तो क्या हो जाएगा भैया 1/2 हो जाएगा, 3 - 6 हो जाएगा, 3 में से 6 गया क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, लेकिन मोल्डस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2 आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब याद करिए हमने ए क्या माना था, ए हमने माना था भैया A11, A12, A21, A22, A31, A32। क्लियर है। तो हम क्या करने वाले, बस वैल्यू पुट, A11 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अगर ध्यान दीजिएगा भैया, A11 की वैल्यू आपकी 1 निकल के आई थी और A12 की वैल्यू आपकी 5/2 निकल के आई थी। तो बस वही मैं पुट करने वाला हूं भैया, 1 आई थी वैल्यू और ये 5/2 आई थी। क्लियर है। A21 अभी निकाला हमने 1/2, तो बस 1/2 पुट कर देना हूं। और भैया A22 अभी हमने निकाला 2 आई थी, तो 2 पुट कर देता हूं। A31 कितना था भैया, A31 1/2 था और A32 कितना था भैया 3/2। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर पॉइंट है आता है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अच्छा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, सबसे पहली मैट्रिक्स जो आती है उसको हम बोलते हैं भैया कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जब पढ़ लेते हैं एक बार भैया, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलूं तो क्या बोलता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स if it has only one column। ये बुक पे ही डेफिनेशन दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूं तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है भैया, कॉलम मैट्रिक्स वो होती है ए मैट्रिक्स सेट टू बी ऐसी मैट्रिक्स भैया जिसके अंदर ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं भैया, आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। भैया रो कितनी हो चाहिए पता नहीं, इन कितनी भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए भैया, वो ओनली वन होना चाहिए। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। भैया कोई एग्जांपल है, हाँ बिल्कुल एग्जांपल है आपका, कोई सा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे भैया ए मैंने मान लिया 2 3 4 5। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर रो कितने भैया, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, लेकिन कॉलम कितने भैया, कॉलम सिर्फ एक है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर पॉइंट आता है। अच्छा दूसरी मैट्रिक्स का नाम होता है भैया रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होती है भैया, रो मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन वही है, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी a row matrix if it has only one row। भैया उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाएगा जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, ओनली वन रो, सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आपकी रो मैट्रिक्स कहेंगे। भैया इसका भी कोई एग्जांपल होगा, हाँ बिल्कुल एग्जांपल होगा। जैसे 2 5 3 2 9। भैया रो कितनी है, रो आपकी ओनली वन है, लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन रो जहां पर एक हो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आपकी रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तीसरी मैट्रिक्स का नाम है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। भैया स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो जहां पर भैया नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल हो, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं कहूं ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स is known as square matrix। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो सिंपली
m इज इक्वल टू n, जहां पर m और n इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो भैया एग्जांपल के थ्रू अगर मैं कहूं तो भैया एग्जांपल आपका है, एक एग्जांपल है 2 2 4 2। तो यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है भैया, नंबर ऑफ रो 1 2। कॉलम कितने भैया, कॉलम है 1 2। यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है भैया, 2 है, और कॉलम भी कितने हैं भैया आपके, 2 है। तो जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही बराबर हो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं भैया, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं तो एक और एग्जांपल ये हो सकता है 3 2 5 4 2 6 8 9 3 5 2 5 2 6 8 1। तो यहां पर रो कितने भैया, रो एक रो, दूसरी रो, तीसरी और ये चौथी। कॉलम कितने, एक कॉलम, 2 3 4। यहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आती है भैया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ये एक बार पढ़ लेते हैं भैया। डायगोनल मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब यह है कि भैया ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। यानी क्या कहना चाह रहा है भैया, कहना चाह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोस। यानी भैया ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, आपके डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ नहीं तो एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। भैया पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मुझे बता दो। डायगोनल एलिमेंट्स का सिंपल सा लॉजिक है कि भैया फॉर एग्जांपल ये डायगोनल 1 2 3, ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के बीचों बीच जो दो इक्वल ट्रायंगल में बांट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डायगोनल कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट हो वो तो कोई ना कोई वैल्यू हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलता हूं, आपके डायगोनल मैट्रिक्स कहता हूं। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ भैया, फिफ्थ आपकी है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिंपली कहता है कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए भैया, इक्वल हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है भैया, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट नॉट 1। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझिए इस चीज को। मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अगर मैं एग्जांपल लूं तो भैया इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल माने कि ये √3 ये √3, यानी डायगोनल एलिमेंट तीनों ही अगर इक्वल हो तो उस एलिमेंट को, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं भैया, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन भैया आपने ये क्या लिखा, बट नॉट 1, वो 1 नहीं होना चाहिए, इसको ये आगे बढ़, और ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, 0 0 समथिंग मान लेते हैं, 0 0 आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल देगा 0 0 0 0 0 0। क्लियर। तो यानी कि भैया मेन हमें देखना है जिसके आपके डायगोनल्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। भाई ये क्या कह रहा हूं, बट नॉट इक्वल टू 1, उसको मैं अगली जो मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहा हूं उसके अंदर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अगली मैट्रिक्स क्या है भैया, आपकी 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे पूरे इसमें। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बोलूं तो भैया क्या कहता है कि भैया जो आपके डायगोनल्स होंगे, ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 होंगे और बाकी एंड रेस्ट आर 0। यानी भैया
कि जितने भी आपके डायगोनल, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो भैया ये 1 1 1, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे 1 1 होंगे, बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे आपके 0 होंगे। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हाँ, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भैया? आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। और हमने कितने टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ी भैया? हमने सबसे पहले पढ़ी भैया आपकी कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स क्या होती थी भैया? जिसके अंदर इंडिविजुअल कॉलम होते थे, यानी सिंगल कॉलम होता था, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते थे। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती थी भैया? जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रो होती थी। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते थे। उसके बाद हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े, जिसके अंदर डायगोनल्स क्या होते थे भैया? जो डायगोनल्स होते थे वो अनइक्वल होते थे। डायगोनल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपके 0 होंगे, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स करी, तो हमने क्या बोला उसके अंदर कि भैया जहां पर डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है डायगोनल्स क्या होंगे भैया? 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके? 0 होंगे। तो टोटल मिला के हमने 6 टाइप के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं भैया। इसके अलावा हाँ, एक और मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है देख लेते हैं भैया। जीरो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो भैया वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर मैं कहूं आपसे तो कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स आर 0, जिसके सारे एलिमेंट जीरोस हों, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आपकी जीरोस मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, तो भैया जिसके अंदर सारे एलिमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 0 0 0 0 0, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आपके जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर पॉइंट? चलिए अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, हमने एग्जांपल नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। तो एग्जांपल नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं यहां से अगर आपको दिख जाए तो मैं आपको ट्राई करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स गिवन दे रखी है। जैसे भैया 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, जैसे x + 3 y z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0 इक्वल टू दिस एंड दिस, आपको इक्वल दे रखे हैं। तो देखते हैं एक बार ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मैं उतार लेता हूं एक बार एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 कहता है आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0, और ये इक्वल टू दे रखा है किसके भैया? इसके दे रखा है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और ये 0। क्लियर पॉइंट? यानी क्वेश्चन है हमने इन दोनों को इक्वल दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा ध्यान से देखते हैं भैया। हम क्या कर सकते हैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रख देंगे भैया। इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये होगा। तो मैं कह सकता हूं कि x + 3 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आ जाएगी। क्लियर पॉइंट? इसी तरीके से z + 4 किसके बराबर होगा? 6 के। तो यहां से भैया z की वैल्यू आएगी 6 - 4, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसी तरीके से 2y - 7 इक्वल होगा किसके? 3y - 2 के। अब क्या करें भैया? y वाले एलिमेंट्स को एक साथ और भैया नंबर्स को एक साथ। तो 2y भैया 3y को उठा के लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 इधर है, 7 इधर जाके क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा भैया? यहाँ बचेगा माइनस का y और यहाँ बचेगा प्लस का 5। माइनस को उधर ले गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसके अलावा a - 1 को किसके इक्वल रखेंगे? इसके। तो a - 1 = 3, तो a की वैल्यू क्या? सॉरी माइनस का 3, तो क्या होगा? -3 1 उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -2। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आगे देखूं तो भैया आपकी b - 3 बराबर किसको होगा? 2b + 4 के। अच्छा, फिर वही सेम चीज भैया b 2b इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 3 उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा? -b = 7, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -7। क्लियर है?
जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो सारी की सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ गई है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है इसी के तरीके से। जैसे एक बार बता लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको दो इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और आपको फिर से दो मैट्रिक्स गिवन दे रखी है। क्या दे रखी है? 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस डी, 4c प्लस में 3d। क्लियर है? आपको इक्वल टू किसके दे रखा है? 4 माइनस 3, 11, 24। एक बार ये ट्राई करिए, अगर आपसे हो जाए तो बढ़िया है, ट्राई करिए एक बार। चलिए देखते हैं एक बार कैसे होगा। भैया वही सेम कहानी, कईयों ने तो कर भी दिया होगा। देखते हैं वही सेम चीज। भैया क्या करेंगे? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको इसके इक्वल कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान लिया। यहां से मेरी a और b की वैल्यू नहीं निकल सकती है, ठीक है। इसी तरीके से a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया? 2 मान लिया। क्लियर है? आप ध्यान से देखिए, यहां पर a और b है और दो दो वैल्यूज आ गई है, तो यहां पर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। भैया एलिमिनेशन अगर मैं लगाऊं तो मुझे किसी भी तरीके से कोई भी एक चीज सेम चाहिए होती है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो क्या होगा? अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a माइनस 4b और माइनस का 6, एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, प्लस प्लस क्या होंगे? प्लस 5b, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, b की वैल्यू क्या आएगी? 10 अपॉन में 5, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो भैया 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 लिख सकता हूं मैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 माना मैंने। 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 लिख सकता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 4 माना। फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करा जाए देखते हैं एक बार। भैया ऐसा कर सकते हैं, भैया इस इक्वेशन को, ये यहां पर 3 है, अगर मैं यहां पर 3 ला दूं काम बन जाएगा। तो क्या करूं भैया? यहां पर आप -3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, और यहां पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या होगा भैया? आ जाएगा -3 को करूंगा तो क्या? माइनस का 15c प्लस का 3d और -3 से करूंगा क्या? माइनस का 33। 1 से करूंगा तो 4c, 3d एज इट इज रहेगा, 24 एज इट इज। लाइन का गैप, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 19c, वो भी किसका? माइनस का। क्लियर है पॉइंट? ये आपका 19c माइनस का हो गया, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां क्या होगा भैया? माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा, देखो क्या होगा? 3 और 4 7 और 3 और 5 और ये भी माइनस का कट गया। ये c की वैल्यू क्या आएगी? 57 डिवाइड बाई 19, और हमें पता है कि 19 के टेबल में कितने पे आता है भैया? 3 पे। क्लियर है? यहां से b की वैल्यू निकल चुकी है, यहां से c की वैल्यू निकल चुकी है। अगर यहां से b की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो मेरी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वही करने वाला हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। देखो क्या होगा भैया? 2a प्लस में b इज इक्वल टू 4। तो भैया ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर अगर वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या होगा भैया? यहां तो 2a आ जाएगा, यहां b की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। पता ही वैल्यू क्या है भैया? 2a इज इक्वल टू 2, ये तो जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है पॉइंट? इसी तरीके से c की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, 5 इंटू c 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11। तो क्या हो जाएगा भैया? 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11। क्या होगा भैया? माइनस डी इधर ही रहेगा, 11 माइनस 15, तो क्या होगा? माइनस डी इज इक्वल टू -4। तो डी की वैल्यू आपकी आ गई प्लस की 4। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका हो गया। अब आ जाते हैं एक बार एक्सरसाइज 3.1 पे। आपकी 3.1 एक्सरसाइज एक बार देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 जो है, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है? 2 5 हाँ 19 और माइनस का 7, 35 माइनस 2, 5/2 12, रूट में 3, 1 5 और ये 17। और आपसे कुछ चीजें पूछी जा रही है। सबसे पहला पार्ट क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहली चीज आपसे पूछ रहा है ऑर्डर क्या होगा इसका। बताइए सारे के सारे ऑर्डर क्या होगा? भैया ऑर्डर का फॉर्मूला होता था रो मल्टीप्लाई में कॉलम। रो को किससे डिनोट करते थे? एम से डिनोट करते थे और कॉलम को एन से डिनोट करते थे। तो बताइए कितनी रो है इसके अंदर? 1 2 और 3। तो 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 4। क्लियर है पॉइंट यहां तक? सेकंड बात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला हमें पता था। कैसे निकालते थे भैया? नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ कॉलम से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में इसे पूछ रहा है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए A13 क्या होगा। दूसरी बात क्वेश्चन कह रहा है A21 क्या होगा। चलो ठीक है। अगली बात कह रहा है A33 क्या होगा। चलो ठीक है। उसके बाद कह रहा है A24 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है A23 की वैल्यू क्या होगी। बता देते हैं भैया। A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम का है ये रहा। तो यहां पर क्या आ रहा है भैया? 19। तो ये आपका क्या आ गया? 19 आ गया। क्लियर है पॉइंट? इसी तरीके से अगर मैं आगे देखूं तो अगला कह रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है भैया? 35। तो ये आपका 35 हो गया। इसी तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो क्या आ रहा है? 17। तो ये आपका क्या हो गया? 17। इसी तरीके से सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ओ सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका क्या आएगा भैया? 5 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो भैया आपका क्या आ गया? सेकंड रो फोर्थ कॉलम में 12 आ गया। इसी तरीके से सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आपका 5/2 आ गया। क्लियर है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे क्लियर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपके टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं 24। आपको टोटल एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं? टोटल एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एलिमेंट्स आपको 24 दे रखे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसके कितने ऑर्डर बन सकते हैं। आपको बताने हैं कि इसके कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, यानी कितनी तरीके से मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। बताइए आप मुझे भैया। पहला तरीका तो ये है कि आप 24 एलिमेंट्स को सबको एक साथ ऐसे लिख दो। तो मान लो 24 एलिमेंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5। तो देखिएगा रो कितनी बनेगी भैया? 1 और कॉलम कितने बन जाएंगे? 24। क्लियर है पॉइंट? तो पहला तरीका तो हो सकता है 1 रो बनेगी और 24 कॉलम बन जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी हमने क्या करा? सारे एलिमेंट को एक साथ रखा। अब हम क्या कर सकते हैं? 12 एलिमेंट ऊपर रख दिए, 12 एलिमेंट नीचे रख दिए। तो बताओ कितने होंगे भैया? रो बन जाएंगे 2 और कॉलम कितने बन जाएंगे भैया? कॉलम आपके देखो, अगर आपने 12 एक साथ तो 12 कॉलम बन गए आपके। इसी तरीके से एक और तरीका भी हो सकता है। क्या भैया? आप क्या करो भैया, अभी हमने एक लाइन में लिखा, 2 लाइन में लिखा, आप 3 लाइन में लिखो। 3 लाइन में देखो क्या होगा? पहले रो में 6, दूसरे में 6, तीसरे सॉरी पहले में 8 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में भी 8 आएंगे। ठीक है? बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमने कितनी रो बनाई है? 2 रो बनाई है। अगर हम 3 रो बनाए तो टोटल कॉलम कितने बनेंगे? 8। एक तरीका ये हो सकता है। क्लियर है? और बताइए क्या हो सकता है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 4 रो बना ले। अगर हम 4 रो बनाएंगे तो हमें कॉलम कितने बनाने पड़ेंगे? बताइए भैया। कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे 6। क्या हम 5 रो बन सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है? अच्छा 6, हाँ जी 6 रो तो 4 कॉलम। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो भैया और क्या होगा भैया? 8 रो 3 कॉलम। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो 12 रो 2 कॉलम। और ऐसे अगर मैं बोलूं तो भैया 24 रो 1 कॉलम। बात समझ में आ रही है? तो टोटल ऑर्डर कितने हो जाएंगे भैया? आपके इतने ऑर्डर्स बन सकते हैं। क्लियर? इसी आगे पढ़ते हैं भैया। इसी के बाद कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट्स है 13, अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं 13
तो बताओ कितना ऑर्डर बन सकता है। 13 एलिमेंट्स है तो हमें पता होगा कैसे भैया, रो एक बनेगी, एक रो बना दो और 13 कॉलम बना दो, या फिर 13 कॉलम बना दो, सॉरी 13 रो बना दो और एक कॉलम बना दो, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसी के साथ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, आपको ट्राई करना है एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि किसकी रहेगी, जिसका ऑर्डर रहेगा 2 into 2, जिसका ऑर्डर रहेगा 2 into 2, यानी अगर 2 into 2 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे भैया, उसको लिखेंगे A11 A12 A21 A22, कुछ ऐसे लिखेंगे, 2 रो और 2 ही कॉलम। क्लियर है पॉइंट। और क्वेश्चन में हमें गिवन भी दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है भैया, हमें AIJ गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है, I प्लस में J की होल स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले A11 निकालना है, तो हमने क्या करा, I और J की जगह 1 1 पुट कर दिया, तो क्या होगा 1 + 1 की होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो A11 आपका आ जाएगा, A11 आपका क्या आएगा भैया, 1 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और अगर मैं 2 की स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4 अपॉन में 2, काटूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो A11 आपका आ गया। इसी तरीके से अगर मैं A12 निकालू तो क्या होगा भैया, I की जगह 1 + में 2 की होल स्क्वायर और अपॉन में 2, तो A12 आपका आएगा भैया 3 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, 9/2 आपका आ गया। इसी तरीके से A21 के अंदर क्या होगा भैया, 2I2 हो जाएगा, J1 हो जाएगा और इसकी होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो A21 कितना आ गया भैया, A21 आपका आ गया 9 अपॉन में 2। इसी तरीके से A22 बोलू तो क्या आएगा 2 + 2 अपॉन में होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा भैया 2 2 4 हो जाएगा, 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 अपॉन में 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूं तो देखो क्या होगा भैया, A11 आपका 2 आया है, A12 आपका 9/2 आया है, अच्छा 21 कितना है भैया 9/2 आया है, और ये कितना आपका है 8 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट भी आपको दे रखा है, आपको फिर से वही 2 into 2 की मैट्रिक्स बनानी है। अगर 2 into 2 की मैट्रिक्स अगर मुझे बनानी है तो आपकी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी, A11 A12 A13 A21 और A22। क्लियर है। और हमें आप क्या गिवन, इसका सेकंड पार्ट है, हमें गिवन दे रखा है आपका AIJ हमें गिवन दे रखा है I अपॉन में J। क्लियर है। तो बड़ा आसान है भैया, A11 कैसे निकलेगा भैया 1 अपॉन में 1, अच्छा A12 कैसे निकलेगा भैया I की जगह 1 इसकी जगह 2, अच्छा A13 कैसे निकलेगा भैया 1 अपॉन में 3, और अगर A13 तो हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो हम A21 कैसे निकलेगा भैया 2 अपॉन में 1, अच्छा A22 कैसे निकलेगा भैया, निकलेगा 2 अपॉन में 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं अरेंज करूं इससे तो क्या आ गया, ये तो 1 आ गया है, ये कितना आ गया 1/2 आ गया है, ये कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आपका 1 आ गया है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। तो ऐसा लग रहा है मुझे इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग कर ही लोगे, तो एक बार थर्ड पार्ट करिएगा। अगर डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं अगली क्लास में उसको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 5 में आपको मैट्रिक्स जो बनानी है वो ऑर्डर उसका रहना चाहिए 3 into 4। अब उसका ऑर्डर आपके पास रहना चाहिए 3 into 4। अगर भैया 3 into 4 है तो यानी रो उसकी कितनी रहेंगी 3 रहेंगी, लेकिन उसके कॉलम कितने रहने वाले 4 रहने वाले हैं। तो यानी इसको लिखेंगे कैसे भैया, लिखेंगे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, यानी भैया रो कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4। क्लियर है। तो इस ऑर्डर में लिखी जाएगी। और हमें AIJ भी गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है एक बार देख लेते हैं भैया। AIJ आपको गिवन दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, AIJ इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस का 3I प्लस का J। क्लियर है। ये हमें गिवन दे रखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम A11 निकालते हैं, तो देखते हैं A11 क्या आएगा 1/2, I की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो -3 into 1 -3 आ जाएगा और प्लस का 1।
तो A11 आपका आ गया 1/2। भैया अंदर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन भैया क्या लगा हुआ है इस पे, मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 काटेंगे तो क्या आपका आंसर आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं A12 निकालू तो A12 कैसे निकलेगा भैया, 1/2 यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पर, और प्लस का क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो A12 आपका आ गया 1/2, अंदर सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, लेकिन मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 ही आएगा। क्लियर है। इसी के साथ A13 कैसे निकलेगा भैया, सेम 1/2 यहां पर अगर मैं पुट करता हूं फिर से तो देखो क्या होगा भैया, माइनस का 3 ही रहेगा और पीछे क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, तो A13 क्या आ जाएगा भैया, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 से अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर भी क्या आता है, 0 ही आ जाता है। इसी तरीके से आप A14 भी निकाल लेंगे। A14 के लिए 1/2 भैया, यहां पर A14 के लिए क्या होगा भैया, अगर देखा जाए तो A14 तो 3 - 3 इंटू 1 और प्लस में 4, तो A14 आपका आ गया 1/2 -3 प्लस का 4, A14 आपका आ जाएगा 1/2। इसको सोल्व करूंगा तो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे पता है आपको बाकी भी आपके जो बच गए पार्ट, ऐसे आपको A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 आपको निकालना है, और इसके अंदर एज इट इज पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। इसका सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरीके से आपका होगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल कराया था उससे रिलेटेड, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन के रूप में अब दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भैया आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और आपको गिवन क्या दे रखा है बता देते हैं आपको भैया। गिवन दे रखा है आपको 4x 3 5, और यहां गिवन दे रखा है y1 z 5। क्लियर है। अच्छा, ये आपको गिवन दे रखा है। हम वही सेम टू सेम हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 1 आ गई। क्यों ऐसा करा हमने, क्योंकि दोनों में ही इक्वल दे रखा था। क्लियर है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है आपको x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, और इक्वल टू में दे रखा है 6 5 2 8, और हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं इसके इक्वल कर दूंगा तो क्या होगा भैया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है। दूसरा देखते हैं भैया, 5 प्लस में z इज इक्वल टू 5 आ गया। यहां से z की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 5, और z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। अच्छा, तीसरा क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। भैया अब हम क्या करें, यहां से या तो आप ऐसा करो, वहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, या तो यहां से x की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, कैसे भी करना चाहो कर सकते हो। तो बताइए क्या करें हम। अच्छा, ऐसा करते हैं, वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वहां से x की वैल्यू क्या आएगी भैया, वहां से x की वैल्यू आएगी, y को चले जाऊंगा तो 6 माइनस में y, यही आ जाएगी x की वैल्यू, और उस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं। देखिए जरा, x में क्या पुट करूंगा, 6 माइनस y, और मल्टीप्लाई में y तो ऑलरेडी है। क्लियर है। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6y माइनस वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वाई के स्क्वायर को आगे लिखा, 6y और -8 को उठा के दे लिया है। फिर से बचपन से एक कहानी पढ़ी होगी आपने कि भैया स्क्वायर के वाई के स्क्वायर, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वाई की स्क्वायर के साथ से माइनस हटा दो। हटाने के लिए क्या हुआ, मैंने माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस की वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो बताइए 8 का फैक्टर क्या बनेगा भैया, 8 का अगर मैं फैक्टर बनाता हूं, मुझे 6 लाने हैं, तो 2 4 2 2। देखिए जरा, 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 6 लाना है, तो क्या करेंगे, y के स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस का 8। क्लियर है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा y माइनस 4। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2, तो क्या बचेगा y माइनस 4। क्लियर है पॉइंट। ये दोनों सेम है, तो इन्हें लिख देते हैं y माइनस 4 एंड दूसरा क्या है y माइनस 2।
तो यहां से y की वैल्यू 4 आ गई और यहां से y की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइएगा एक बार, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लगभग 7 क्वेश्चन भी आपका सेम यही क्वेश्चन है और ऐसा आपने एक एग्जाम्पल भी करा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसमें भी आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और आपको क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 0 5 30। चलिए फिर से इक्वल दे रखा है तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से 2a प्लस में c इज इक्वल टू 5 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। और 3c प्लस का d इज इक्वल टू 13 है, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। 4 इक्वेशन बन गए, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के वेरिएबल लगभग सेम है। दोनों के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों के वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों ही इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करने वाला हूं। एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 1 और 3 को एलिमिनेट करने वाला हूं। a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5। देखिएगा क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। भैया a में से 2a गया, क्या बचा, माइनस का ये बचा, ये कट गया। भैया माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर है? अच्छा, a की वैल्यू उठाकर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं, किसी में भी दोनों में से एक में, तो मेरी b की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो मैं ये करने वाला हूं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी वो, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, अब 6 माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो माइनस का b इधर जाके क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस 6 हो जाएगा। माइनस बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो हमें a और b दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है। अच्छा, अगर मैं a की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a अगर मैं a की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी बताना जरा, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो मैं क्या करूं, यहां पर 2 इंटू a कितना था, 6 प्लस का c इज इक्वल टू 5, तो 12 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 12, और c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 7। तो आपकी c की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आपकी a की वैल्यू निकल के आ गई, b की वैल्यू निकल के आ गई, c की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपकी कौन सी वैल्यू मिसिंग है भैया, अब आपकी d की वैल्यू मिसिंग है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, पुट वैल्यू ऑफ c, जो वैल्यू ऑफ c है उसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करा जाए। 4 इक्वेशन क्या थी, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c की जगह क्या पुट करो, माइनस का 7, तो d कितना आएगा जा देखते हैं। 3 7 क्या होता है, माइनस का 21, d एज इट इज। भैया क्या आएगा, 13 माइनस का 21 होता जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी भैया 40। क्लियर है? तो ये आपके आंसर निकल के आ गए हैं। a b c d तीनों की वैल्यू हमारी निकल के आसानी से आ गई है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है वैसे में। अच्छा, ऐसा करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आप खुद ट्राई करिएगा। अगर हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं होंगे तो हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है पॉइंट? चलिए।